G20 टॉपिक शुरू करेंगे आज, राइट। देखो सिर्फ टॉपिक नहीं ये वाला कि G20 में क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही हमें G20 का समिट मिल रहा है और ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि हमें G20 का समिट मिल रहा है। G20 को बिल्कुल ध्यान से समझना, बड़ा आपके इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है, ये बड़ा प्राउड मूवमेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना उसको, ठीक है। द वर्ड इज G20। G20 नाम में ही कुछ पता लग रहा है। G20 द ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ये वो ग्रुप है जो 20 नेशंस को जोड़कर बना, या कह लो कि ये 20 नेशंस आई और ये ग्रुप बना दिया। अब 20 का मतलब यहां पे क्या है, नेशंस 19 है, याद रखना 19 नेशंस मिलेगी, एक हम रख देंगे यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बना क्यों, क्या सिस्टम, हाँ वजह क्या होगी बनाने की, क्या शुरू से था? ऐसा तो कुछ नहीं होता, शुरू से तो कुछ नहीं होता, जब नीड होती है तभी आता है, कोई चीज बन के बाहर आती है, राइट। तो यहां पे ध्यान देना है। अब इसको ऐसे समझो, एक विलेज है, विलेज में पंच होते हैं, सरपंच होता है, उनका मेन मकसद क्या होता है, काम क्या होता है? विलेज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, विलेज को पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देना, विलेज को इतना मजबूत बना देना कि जितनी भी उसकी नेगेटिव्स हैं उसे खत्म करना और उसे एक अच्छा रोल मॉडल बना के बाहर निकालना। यही मेरे को लगता है, यही एक सरपंच और पंच का काम होता है, राइट। बस उसी तरह ये जो G20 है इसका काम भी वही है, लेकिन यहां पे विलेज की जगह क्या आ गया, पूरा वर्ल्ड आ गया। पूरा वर्ल्ड है कि उसके लिए विलेज है और उस विलेज को अच्छे से संभालना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना, उसकी जितनी भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना और उसे अच्छा एक अर्थ बनाना, एक वर्ल्ड बनाना रहने के लायक। तो ये मकसद है किसका? G20 नेशंस का, इस ग्रुप का बनने का। अगर मैं मेन इश्यूज की बात करूं तो उसमें जो मेन इश्यूज G20 बोलता है कि ये 3 तो इश्यूज मैं करूंगा, हाँ, उसमें है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे पहला, दूसरा इशू है क्लाइमेट चेंज का और तीसरा इशू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और ये तीनों जो इशू हैं आजकल तो आपको पता है ये बहुत धल्ले से चल रहे हैं, बहुत ही लाइमलाइट में है। हर कंट्री इन इश्यूज की बात करता है, इसको रिसॉल्व करने के पूरा एफर्ट्स कर रहा है। तो G20 का भी ये मेन मकसद है आने का। अब और डिटेल में करूं मैं इसे, तो नीड को ध्यान से समझना अब कि आया क्यों ये तो मकसद हो गया, अभी ये चीजें करनी, पूरे विलेज को संभालना है, लेकिन मेन मकसद क्या था, वजह क्या थी? तो आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई है ना। एक 1914 को हुई पहली वर्ल्ड वॉर, दूसरी हुई 1939 को दूसरी वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जब ये 2 वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन 2 वर्ल्ड वॉर ने पूरा वर्ल्ड को कहीं ना कहीं डिवास्टेटेड कर दिया, बर्बाद कर दिया। और स्पेशली बर्बाद कौन हुआ? यूरोपियन कंट्रीज। अब ये यूरोपियन कंट्रीज आपस में बैठी सोच रही हैं यार अपने बर्बाद हो चुके हैं, बहुत कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, है ना, तो अब करें क्या? 1945 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके हुई 44-45 में, और वहां पे 2 ऑर्गेनाइजेशन निकले। कौन से? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और उसके पीछे कारण यही था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने इन पूरे वर्ल्ड को, और डेफिनेटली मोस्ट प्रायोरिटी में यूरोपियन नेशंस को। लेकिन क्या ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, क्या ये सफिशिएंट थी? द आंसर इज नो। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आने की सब तरफ मतलब एक बात चल रही थी, सब नीड थी जो पूरे वर्ल्ड को इनसे हटकर इनसे ज्यादा संभाल सके, राइट। और स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को संभाल सके। तो उन्होंने 1970s में क्या बनाया? G7 बना ली। मैं आपको बता रहा हूं G20 जो अभी नेशंस है ना, ये कहां से निकला? ये G7 से निकल रहा है। पॉइंट टू नोट, ये कहां से निकल रहा है? G7 से। G7 में वर्ल्ड की जो 7 कंट्रीज थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, वो आपस में मिली। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो आपस में मिली और वो काम धंधा शुरू करने लगे अपने ग्रुप में, ठीक है। कुछ साल बीते, G7 ने क्या किया कि एक कंट्री को और ऐड कर लिया,
दैट इज रशिया। तो वो बनी अब G8 ग्रुप्स, याद रखना। G7 क्रिएट हो चुका है, उसके बाद G8 बना रशिया को मिलाकर। उसके बाद क्या हुआ कि भाई सब कुछ चीज ठीक चल रहा था, तो इनको लगा कि भाई अब ऐसा है कि जो ये एशियन कंट्रीज है ना, ये थोड़ा मजबूती से निकल रही हैं बाहर। ये इनकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी है एज कंपेयर टू द यूरोपियन और द अमेरिकन। क्यों? क्योंकि वो अभी थोड़ा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी इकोनॉमी, ये यंग इकोनॉमी तो चल रही थी, उछल रही थी। तो इनको लगा कि भाई ऐसा है कि इनको तो साथ रखना ही पड़ेगा, इनको साथ रखेंगे तभी कुछ होगा, तभी हम वर्ल्ड पीस, जो वर्ल्ड पीस ऑर्डर है कहीं ना कहीं उसको संभाल सकते हैं या उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इनको साथ जरूरी है, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया अब ऐसा है कि आप भी आ लो, हमारे बीच ही आ लो। अब तो G8 प्लस इंडिया प्लस सऊदी अरेबिया प्लस चाइना, ठीक है, प्लस टर्की, ये कंट्रीज और भी हैं, ये सारी कंट्रीज मिली G8 में मिली, तो क्या बन गया? G20 बन गया। कब बना? 1999 में बना गया। तो एक ग्रुप जो G7 था वो G8 बना, उसके बाद G8 क्या आगे बढ़ा और G20 बन गया। और मैंने आपको बता दिया क्यों बन रहे हैं ये, G7 से G8, G8 से G20 क्यों बने। क्लियर हो गया ये सारा चीजें। अब 1999 को बनता है, 2008 तक इनका कोई स्पेशल फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट फ्रेमवर्क ही नहीं जिस पे काम करना है, कब मिलना है, कब क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो 2008 तक ऐसे ही ये चलते रहे, हर साल मीटिंग नहीं करनी, हर साल कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश नहीं करना, चलता रही जैसे। लेकिन 2008 के बाद एकदम से क्या हुआ कि 2008 के बाद हर साल मीटिंग होने लगी, हर साल समिट होने लग गया। उसके पीछे रीजन एक था, 2008 का ग्लोबल रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया। आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएस है लेमन ब्रदर्स, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड को अपने इसने आड़ में ले लिया और सब जगह रिसेशन आ गया, बर्बादी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। तो अब बोला कि यार जो G20 बनाया था ना, अब ऐसे करते हैं उसको ना डेली, मतलब हर साल बेसिस पे सबमिट करवाते हैं और एक ना प्रोफेशनल तरीके से हम चलते हैं। तो वो उन्होंने किया 2008 के बाद। 2008 के बाद आज 2022 तक लगातार इनके समिट्स हो रहे हैं, बीच में कंडीशन हो सकती है ऊपर नीचे कोविड करके, लगातार हो रहे हैं। ठीक है, अब लगातार हो रहे हैं। तो क्या सर हर साल होते हैं? यस, साल में एक बार इनका समिट होता है। ठीक है, साल में एक बार समिट होता है। सर इन्वॉल्व कौन होते हैं? ऑब्वियसली बात है G20 के मेंबर्स ही इन्वॉल्व होंगे, 20 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, प्लस कुछ स्पेशल गेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, वो तो चलो इसी का पार्ट है ना। अलग अलग एनजीओज को स्पेशल इनवाइटीज, परमानेंट इनवाइटीज, और इनका एक इनवाइटीज है स्पेन को एक परमानेंट इनवाइटी रखा ही हुआ है, उसको आना ही है वहां पे, राइट। और ऐसे मिलते मिलते अब क्या सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये हर साल सबमिट करवाते हैं और क्या इनका कुछ हेडक्वार्टर है परमानेंट? सर IMF का हेडक्वार्टर आपने बताया वॉशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं एक परमानेंट हेडक्वार्टर होता है। क्या G20 का हेडक्वार्टर कहीं है? द आंसर इज नो, G20 का परमानेंट हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। तो सर फिर काम कैसे चलता है? काम ये चलता है जो इनकम्बेंट चेयर रहेगी G20 की, प्रधानगी, प्रेसिडेंसी जिसको मिलेगी, साल वो अपना एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाएगा, वहां पे सारा काम वहां से चलेगा। ठीक है, तो इस साल आपने देखा 2022 में नवंबर का महीना था, हमारे मोदी जी वहां पे गए। G20 के कौन लोग जाते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, जो भी हेड रहेंगे, जो मेन रहेंगे, वो वहां पे जाते हैं। तो हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, गए वहां पे G20 नेशंस में पार्टिसिपेट किया। कभी किसी के साथ फोटो आ रही, कभी किसी के साथ आ रही है। कहां हुआ था? इंडोनेशिया के एक आइलैंड है बाली में वो वहां पे मिले, और ये 17th समिट था किसका? G20 का। ठीक है, और बड़ी खुशनसीबी की बात है भारत के लिए कि 18th समिट, जो अगला समिट है, वो कहां पे होगा? भारत में, दिल्ली में होने वाला है, प्रपोज्ड है वो।
और 1 दिसंबर इस साल 1 दिसंबर 2022 से जो G20 की प्रधानगी है, प्रेसिडेंसी है, वो इंडोनेशिया के हेड ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हैंडओवर कर दी है कि भाई अब आप देखिए। ठीक है, तो 2022 इंडोनेशिया वाली, 2023 इंडिया और 2024 का भी डिसाइड हो चुका है, ब्राजील में होगा वो। तो ये 3 चीजें, एक जो पहले हो चुका है, जो अभी इनकम्बेंट है, एक तीसरा जहां पे होना है, इन तीनों को मिला दें हम तो इसे कहते हैं ट्रोइका। क्या बोलेंगे? ट्रोइका। अब सर ये ट्रोइका क्या है? बेटा जो भी चीजें होनी है 2023 में इंडिया में, जो भी तैयारी होनी है, जो भी इश्यूज रिसॉल्व होने हैं, वो ट्रोइका मिलके करेंगे। बोले तो इंडोनेशिया करेगा साथ, प्लस इंडिया प्लस ब्राजील। तो ट्रोइका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रोइका, इतना समझ आया हमें? अब इंपॉर्टेंस क्या है सर? बड़े खुश हुए हो आप, बड़ी दुनिया खुश हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, G20 का नेशन या समिट यहां पे भारत में होने वाला है। भारत को क्या इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा इंपॉर्टेंस बताने लग गया ना तो 1 घंटा खत्म हो जाएगा मेरा। यहां पे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। G20 का मतलब जानते हो आप? इसमें जो नेशन है उसका मतलब जानते हो? आप फील ही कर सकते हो क्या? वर्ल्ड की 80% जीडीपी यहां से प्रोड्यूस होती है। जस्ट इमेजिन, 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द नेशंस ऑफ G20। वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है 75% ट्रेड ये लोग करते हैं, G20 नेशंस। वर्ल्ड की 60% आबादी यहां पे रहती है। वर्ल्ड का 60% लैंड यहां पर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते इसकी इंपॉर्टेंस को। शायद आप थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आ रही हो कि इतना बड़ा लेवल इस ग्रुप का और पूरे वर्ल्ड पे इतना बड़ा इंपैक्ट इस ग्रुप का, वो लाजमी है, होना ही है। जो 80% जीडीपी संभाले हुए है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में इंपैक्ट नहीं होगा क्या? बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट होगा उसका, और इसका होना है। तो क्या सर अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ब्रेकिंग न्यूज लगी हुई है कि भारत की अगली दावेदारी तो मतलब छोड़ दो, अब होस्ट ही कर रहा है तो अब बड़ा मजा आएगा सर। ये तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाह है 2023 में। तो क्या सर नरेंद्र मोदी ने तैयारी की है, हमारे प्रधानमंत्री ने? क्या हमने कोई तैयारी की है? द आंसर इज तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। क्योंकि जैसे ब्राजील को पता है वैसे हमें भी पता लग गया था कि 2023 में हमें ही मिलने वाला है। ट्रोइका का पार्ट हम पहले ही थे। तो सर तैयारियां क्या? बेटा हमने थीम बना ली है, हमने सिंबल बना ली है। सिंबल में हमने एक लोटस रखा हुआ है, ऐसे करके लोटस के ऊपर एक अर्थ रखी हुई है जिसके चेहरा इंडिया की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सर ये लोटस सिंबल में क्या कर रहा है? बेटा लोटस हम एक इंडिकेशन देना चाहते हैं दुनिया को वो कि लोटस का मतलब एक होप है। लोटस ना हर जगह पैदा हो जाता है, कीचड़ में भी पैदा हो जाता है। तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो भारत है उसके जो एफर्ट्स हैं या G20 के जो एफर्ट्स हैं जो हम देश के लिए, दुनिया के लिए करेंगे, वो पॉजिटिवली करेंगे, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम करेंगे। उस लोटस के ना 7 पेटल्स हैं, 7 पत्तियां हैं। तो सर उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल का मतलब है 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शा रहा है वो वर्ल्ड के। पूरे वर्ल्ड में 7 ही कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सबका साथ सबका विकास, राइट। और एक वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम, नीचे लिखा हो वासुदेव कुटुंबकम। बेटा संस्कृत का फ्रेज है, ये संस्कृत का फ्रेज है। इसका मतलब है कि सारा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली है। तो भारत चाहता है या मानता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक फैमिली है। और यहां से पता लगता है जो सिंबल है, इट इज नॉट जस्ट अ सिंबल, इट इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि भारत ऐसा है, भारत हर वर्ल्ड को, हर दुनिया को, हर देश को अपना ही मानता है और उसके लिए एफर्ट्स करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तैयार है, आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो आप चीजों को? तो सिंबल ऐसा नहीं होता कि सिंबल बना दिया बस। सिंबल का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, याद रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताता हूं, एक वर्ड है शेरपास। वर्ल्ड बैंक के शेरपास, और सॉरी वर्ल्ड बैंक कह रहा हूं, ये जो अपना G20 के शेरपास। अब हर जगह मोदी जी तो जाएंगे नहीं ना,
क्योंकि तैयारी करने में अभी काफी कुछ मीटिंग्स होनी है, आपस में मिलेंगे, तो हर जगह मोदी जी प्रेजेंट हो हमारे हेड, तो वो ज्यादा मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है। तो उस चक्कर में क्या करेंगे, हर कंट्री ना अपने एक शेरपा अपॉइंट कर देती है कि मोदी जी के बिहाफ पे वो जाएंगे और बाकी शेरपा से, क्योंकि सिर्फ मोदी जी बिजी नहीं है, बाकी भी बिजी है, तो वहां से भी शेरपास आएंगे, ये तैयारी करेंगे आपस में मिलके। तो जो शेरपास हैं, भारत का शेरपा कौन है, तो अमिताभ कंत, आपको याद है नीति आयोग के ये CEO रह चुके हैं अमिताभ कंत, तो इन्हें क्या बना दिया, शेरपा। अभी आप न्यूज चैनल्स में देखोगे शेरपा मीटिंग्स होती हुई लगातार। अब कल परसों भी शायद थोड़े 4 दिन 5 दिन पहले शेरपास की मीटिंग हुई है, तो अब लगातार आप न्यूज देखोगे शेरपास मिल रहे हैं, मिलना पड़ेगा ना, आ गया टाइम, आ गया टाइम। अब सर चैलेंजेस क्या है, G20 हो रही है, तैयारियां भी हमने थीम तुम डिसाइड कर ली है, सर कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे भारत के लिए। बेटा कहां पे प्रपोज्ड है, दिल्ली में, दिल्ली में सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रपोज्ड है, हो जाएगा। लेकिन याद रखना दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में मतलब है सितंबर में वहां पे बरसातें पड़ती हैं। जब बरसातें पड़ती हैं तो वहां पे जो वाटर लॉगिंग है वो आप भी जानते हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं वहां के रेजिडेंट्स। तो क्या भारत उस वाटर लॉगिंग को संभाल पाएगा? पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आ रहे हैं और जाके अगर वाटर लॉगिंग देखेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो क्या इमेज जाएगी भारत की? तो ये बहुत बड़ी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। और एक और चीज, वहां पे सरकार किसकी है? आपकी। कौन है सीएम? अरविंद केजरीवाल। हां, तो क्या वो उन चीजों को संभाल पाएंगे अपने बिहाफ पे? ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी तो एक चैलेंज ही है, प्रधानमंत्री के लिए है, पूरे सिटीजन्स के लिए है, तो उनके लिए भी तो एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि क्या वो संभाल पाएंगे। अभी तो रिसेंटली MCD के इलेक्शन भी जीत चुके हैं पूरे हम, आप वाले। तो क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सरकार बीजेपी इकट्ठे मिलकर निभाएगी या एक दूसरे पे दोष प्रत्योष करती रहती है? दोष से याद आया, लोटस के ऊपर भी दोष लगाना शुरू कर दिया था ओपोजिशन ने कि लोटस क्यों, बीजेपी का सिंबल है लोटस। आपने वर्ल्ड कम्युनिटी में इंटरनेशनल एक सम्मेलन हो रहा है, उसमें भी लोटस घुसेड़ दिया। तो देखो, क्या ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, लेकिन रियलिटी में जो सिंबल बताया गया है ना, वो अच्छा है। और अगर जो इस भारत का नेशनल सिंबल ही लोटस हो, फ्लावर, नेशनल फ्लावर, तो उसको रखना कोई, मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी चीज हो गई या पार्टी ने अपने बारे किया या अपने बारे सोचा, है ना। तो वो चीज अपार्ट है, हम वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें तो चलती जाएंगी, कभी वो बोलेंगे कभी वो बोलेंगे। तो अब लास्ट टॉपिक क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है भारत के लिए? अपॉर्चुनिटीज, अरे इतनी अपॉर्चुनिटीज, ढेरों अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटीज की लिमिट ही नहीं पता कर सकते। जिस देश में पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव 80% GDP वाले, 75% ट्रेड वाले, 60% दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो रहे हैं या होंगे, आप सोच रहे हो कि सर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? इतनी अपॉर्चुनिटीज है, बशर्ते इंडिया उसे ग्रैब करने वाला बने। और मुझे कहने क्या लगता है कि भारत तैयार है, हम इस समिट को भी अच्छे से करवाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि समिट हुआ, हमने करवाया और बहुत अच्छे से करवाया। और हम दुनिया को एक इंडिकेशन भी देंगे कि आने वाला वक्त जो है ना, वो भारत का है। भारत ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है, भारत ग्लोबल लीडरशिप करने को तैयार है, हम आगे आने को तैयार हैं, उस दुनिया को संभालने को हम तैयार हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको G20 का काफी कुछ समझ आ गया होगा। मैंने स्टार्टिंग से, हिस्ट्री से लेकर यहां तक एंड कर दिया है इसका, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।